करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, देश के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर जो परीक्षा लेती है और किसी अधिकारी को बनाती है तो कौन सी संस्था है? यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम लोग बात कर ले संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 के अंदर क्या रखा गया है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 308 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, वर्तमान समय में अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं मनोज सोनी, और मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को इसका अपने शपथ ग्रहण किया यानी कि अपने पदभार को संभाला है। तो वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। किनका स्थान लिया है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पे नए यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। अगर हम लोग बात कर ले यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी किस समिति के सिफारिश पर? ली आयोग समिति के सिफारिश पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यूपीएससी नेक्स्ट है यूपीएससी पास करने वाले पहले भारतीय, याद रखिएगा यूपीएससी पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाले कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा सिविल सर्विस की जो भारत में शुरुआत किया है वो किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे नागरिक सेवा दिवस मनाया कब जाता है? नागरिक सेवा दिवस, ये ध्यान रखिएगा, नागरिक सेवा दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे यानी कि नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस दोनों में जो पहले हो उसी के अकॉर्डिंग उनका रिटायरमेंट का समय होगा। तो ध्यान रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के रिटायरमेंट का समय क्या है? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा यूपीएससी, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इन सभी का भी कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। इस दोनों में पहले जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो रिटायर होंगे। अगर हम लोग बात कर लें अभी हाल ही में एक नया समिति बनाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अब इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, वो उसके लिए एक समिति बनाएगा। उस समिति में कौन कौन होंगे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और साथ साथ में विपक्ष के नेता होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों मिलकर है ना मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेंगे। लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इनके द्वारा चुनाव करके इसका मामला किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा पास, और राष्ट्रपति जो अंतिम रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त करेंगे। अभी हाल ही में ये समिति बनाया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाया। इस समिति में कौन कौन शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ साथ में विपक्ष के नेता होंगे। इन्हीं तीनों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बनने का निर्णय होगा वो करेंगे। उसके बाद वो लिस्ट कहाँ देंगे? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति अंतिम रूप से उसको नियुक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यूपीएससी, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? 6 वर्ष या 65 वर्ष। इस दोनों में जो पहले आए उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, देखिए एससी जो लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी 1774 में हुआ था और ये कोलकाता के अंदर हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1774 में कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में जो हुआ था उसके पहले 1973 में भारत के अंदर आया था रेगुलेटिंग एक्ट। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद इसी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर किया जाता है 28 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर कब होती है? 28 जनवरी 1950।
50। और वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने किस भाग के अंदर है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है, तो भाग नंबर 5 के अंदर है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 124 से लेके 147 के बीच में ये सारा जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है 124 से लेके 147 के बीच में। ठीक है, आगे बात करें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अगर बात करें वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यशवंत चंद्रचूड़। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम ये छप भी चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है, यशवंत चंद्रचूड़। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखिएगा एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एच.जे. कानिया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति के पहले एक समिति बनाई गई है और ये हाल ही में समिति बनाया गया। इस समिति में प्रधानमंत्री, उसके बाद ध्यान रखिए प्रधानमंत्री के साथ साथ में नियुक्ति केवल याद रख सकते हैं आप, नियुक्ति याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को नियुक्ति कराता है यानी कि शपथ ग्रहण कराता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यशवंत चंद्रचूड़। और इनका जो कार्यकाल होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस दोनों में जो पहले आए उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश योजना प्रारंभ किया गया। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो ध्यान रखिएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। कब शुरू हुआ है, 25 सितंबर 2014 को भारत के अंदर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब होती है, 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू होती है। अटल पेंशन योजना कब शुरू होती है, 9 मई 2015 को। आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन योजना। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत होती है 25 जून 2015 को, लेकिन इसका लिस्ट जो पहला लिस्ट आता है वो अगस्त में आता है। ध्यान रखिएगा, पहला लिस्ट कब आता है, अगस्त। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब होती है, 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी के मामले में बात करें, पहला स्मार्ट सिटी किसको बनाया गया था, भुवनेश्वर को, है ना। अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर कितने स्मार्ट सिटी हैं, 100 स्मार्ट सिटी। और 100वां स्मार्ट सिटी ये शिलोंग है। कहाँ पर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है ये भारत के अंदर 100वां स्मार्ट सिटी है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर कितने स्मार्ट सिटी है, 4 स्मार्ट सिटी है ना। बिहार के अंदर कितने स्मार्ट सिटी है, 4। कौन कौन, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। बिहार के अंदर कितने स्मार्ट सिटी हैं, 4। कौन कौन, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ। ये बिहार के अंदर 4 स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की योजना भारत में कब आती है, 25 जून 2015 को। और भारत का पहला स्मार्ट सिटी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और 100वां स्मार्ट सिटी है मेघालय की राजधानी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 1.5 सीट आरक्षित किया गया था। यानी लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना आरक्षित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुसूचित जातियों की संख्या 84 है। कितना है, 84। पूरे देश के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, 84 सीट आरक्षित हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, 47। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा,
आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान ये किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 330। इसी अनुच्छेद नंबर 330 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 330। आगे बात कर लेते हैं, बिहार के अंदर अनुसूचित जातियों को लोकसभा के कितने सीट आरक्षित हैं? 6 सीट। याद रखिएगा, बिहार में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। अगर लोकसभा की बात करें तो 40, राज्यसभा की बात करें तो 16। लोकसभा कितना है? 40 और राज्यसभा 16 और विधानसभा कितना है? 243। ये तीनों याद रखिएगा। बिहार के अंदर लोकसभा कितना है? 40, राज्यसभा सीट कितना है? 16 और विधानसभा का सीट कितना है? 243। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, विधान परिषद है 75। विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है? 75। याद रखिएगा, बिहार के अंदर लोकसभा सीटों का कितना संख्या है? 40 है, राज्यसभा कितना है? 16 है, विधानसभा का कितना है? 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। क्लियर है? आगे बात करते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, देखिए थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हुआ करती थी? 552 और इस 552 में 2 सीट जो हुआ करता था वो एंग्लो इंडियन का था। किसका सीट था? एंग्लो इंडियन। इसको मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन, और ये एंग्लो इंडियन को जो समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा ये एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन का 2 सीटों का आरक्षण जो दिया गया था, इसको मनोनीत जो किया जाता था, कब हटाया गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। वर्तमान समय में अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 550 है, जिसमें 543 पर अभी चुनाव होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने पर चुनाव हुआ था? 543 सीटों पर चुनाव होती है। अधिकतम सीटों की संख्या 550, पहले कितना था? 552 पहले था, जिसमें कि 2 सीट जो था एंग्लो इंडियन का था, और वर्तमान समय में 2 सीटों को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। ठीक है, आगे बात कर ले, लोकसभा के गठन। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सरला। क्या याद रखिएगा मेरे भाई? सरला। देखो याद रहेगा ये सरला है ना। क्या याद रखिएगा? सरला। देखिए ये सो से हो जाएगा संसद, ये क्या हो जाएगा? संसद। ये रो से हो जाएगा राज्यसभा, ये क्या होगा? राज्यसभा। और ये ला से हो जाएगा लोकसभा। तो ये 79, 80 और 81। क्या याद रखिएगा? सरला। क्या याद रखेंगे हम लोग? सरला। ये 100 से हो जाएगा ये संसद, अनुच्छेद 79, रो से हो जाएगा राज्यसभा, अनुच्छेद 80 और ल से हो जाएगा लोकसभा, अनुच्छेद नंबर 81। याद रहेगा सरला। 79, 80 और 81 इसके अंदर आएगा संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न।